रुक जाओ, मैं एक स्टूडेंट वो सोचेगा सर ने जाने क्या भेजा। अब इसको डिलीट कर देते हैं। इसमें कुछ चीजें नहीं है आपकी। तो जीवों में जनन, तो जीवों में अगर हम जनन की बात करें तो बताइए जनन क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी पर उपस्थित जीव अपने समान जीव का निर्माण करता है, उसको हम क्या कहते हैं? जनन। जनन क्या है? एक जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जाति अपने अस्तित्व को बनाए रखती है, अगर वास्तव में देखा जाए। बात क्लियर है सबको? आगे बात। जीवन चक्र और जीवन काल दोनों में अंतर है। जीवन काल तो यह है जन्म से लेके प्राकृतिक मृत्यु तक का समय है, जन्म से लेके प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय, उसको हम क्या कहेंगे? जीवन काल, लाइफ स्पैन। क्योंकि एक्सीडेंटल मृत्यु तो किसी की भी हो सकती है, पता चला कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई और बात हो गई, आगे बात। कोई सपोज और नीम का बीज अंकुरित हुआ, उसको प्रकाश नहीं मिला, वो मर गया, तो क्या उसका जीवन काल 10 ही दिन का था क्या? नहीं, प्राकृतिक मृत्यु का समय। बात क्लियर है सबको? आ गई बात समझ में? तो जबकि जीवन चक्र क्या होता है? जीवन की विभिन्न प्रावस्थाएं, जैसे अगर हम देखें तो कायिक प्रावस्था, जननीय प्रावस्था और फिर जरा प्रावस्था। ठीक है, क्लियर है? यानी बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये जो है वो है जीवन चक्र, जीवन की विभिन्न प्रावस्थाओं का जो चक्र है। ठीक है, क्लियर है? जबकि जीवन काल जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का समय। एक बात ध्यान रखना, जो आया है वो जाएगा जरूर, कोई भी इस दुनिया में स्थायी नहीं है। मृत्यु निश्चित है, अटल है मृत्यु। आ गई बात समझ? जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी ही होगी। कोई ये सोच नहीं मैं स्थायी रूप से बना रहा हूं, तो ऐसा असंभव। अब तो जितने भी जीव है सब क्या है बताइए भाई? मॉर्टल है या नहीं है? यानी मृत्यु सबकी निश्चित। इमोर्टल कोई भी नहीं है, यानी अमर कोई भी नहीं है। तो एक क्वेश्चन, अरे सुन, लेकिन एक कोष के जो जीव है वो अमर है। कैसे? सुनना बात को। अगर उनके लिए सारी चीजें अनुकूल उपलब्ध होती रहे, सारी चीजें अनुकूल उपलब्ध होती रहे, उस केस में वो अमर है, क्योंकि कोशिका विभाजित हुई और जो भी कोशिका घटक थे वो सारी 2 पुत्री कोशिका विभाजित हो गए, फिर आगे वो। लेकिन बताइए एक कंडीशन है। हाँ, अगर भाई सिंपल से अगर पूछे तो भाई एक कोश के जीव अमर है ना, क्योंकि बड़ी तुच्छ सी बात पूछ जाती। लेकिन ध्यान रखना, अगर पूछ ले विपरीत परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में, केवल अनुकूल परिस्थितियों, विपरीत परिस्थिति आएगी तो उनकी मृत्यु होती है नहीं होती है? बताया था ना जीवाणु का प्रतिवक्र वगैरह, बोलो आया। आ गई बात समझ में? तो अनुकूल अवस्था में ही वो क्या है भाई? अमर, ये इतनी सी बात लिखी हुई है। लेकिन अगर पूछे
प्रतिकूल या अनुकूल? अनुकूल अवस्था। बात क्लियर है सबको? आ गई बात समझ में? कोई समस्या नहीं ना? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कुछ सबसे छोटा जो जीवन काल होता है अगर हम जीवों में देखें, ठीक है, क्लियर है क्या? जंतुओं में, जंतुओं में भाई, अब ऐसे तो ठीक है, कोई ये है ना जो विभिन्न जीव होते हैं उनका जीवन काल अलग अलग होता है, आगे बात सुन। लेकिन अगर हम जंतुओं में देखें तो जंतुओं में जीवन काल किसका सबसे छोटा होता है और किसका सबसे बड़ा होता है, ठीक है? तो अलग अलग कहानियां है, ठीक। पहले एक बार देखो, तो वह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा विद्यमान जीव से नए जीव का निर्माण होता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे जनन। बात क्लियर है सबको? यस और नो? फिर बात आती है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। होता है भाई, गेहूं का अलग है जीवन काल, नीम का अलग है, आम का अलग है, इंसानों का अलग है, तोते का अलग है, हाथी का अलग है। तो जीवन काल किस पे निर्भर कर रहा? आनुवांशिकता पर निर्भर कर रहा, नहीं कर रहा? आनुवांशिकता पे तो निर्भर कर रहा है। किसी भी जीव का जो लक्षण है किसके कारण? उसके आनुवांशिक जो सूचना के आनुवांशिक गुणों के कारण ही तो है। जो उसके आनुवांशिक पदार्थ जो सूचना है, बोलो आया ना? तो जीव कुछ दिनों से लेके कई हजार वर्षों तक जीवित रह सकता है। अब जैसे अगर हम बात करें तो तोता और एक वो कौवा, ठीक है, क्लियर है क्या? तो कौवा तो 15 साल और तोता 140 साल। आ गई बात में? इसी प्रकार अगर हम बात करें, अगर इसी प्रकार हम बात करें तो जैसे आम का जो है वो 200 साल है और पीपल का जो है वो 2500 वर्ष। गलत है ये बात? गलत लिखी हुई है। बरगद का होता है 2500 वर्ष। आ गई बात में? लेकिन फिर हम हारे एनसीईआरटी के आगे। किसके आगे हार गए हम? ठीक है, क्लियर है क्या? तो बात क्लियर हुई सबको? तो यहाँ पे हम हार गए तो इसलिए, जबकि बरगद का होता है। तो बताइए भाई, बताओ आम का और पीपल का आकार बराबर लेकिन जीवन काल अलग अलग है या नहीं? तो क्या जीवन काल जो है संरचना की समानता पर निर्भर करता है क्या? नहीं करता। नहीं सर। आकार और जटिलता पर निर्भर नहीं करता। तो जीवन काल जीवों के आकार और जटिलता के साथ अनिवार्य रूप से सहसंबंधित नहीं होता। स्टार मार्क कर लो, क्वेश्चन पूछा जाता है। आ गई बात समझ में? तो जीव का जीवन काल जो है वो आकार और जटिलता पर निर्भर नहीं करता। अगर ऐसा करता तो फिर तो समान आकार के जीवों का जीवन काल बराबर होता नहीं होता? फिर तो तोता और कौवा का ही बराबर होता, नीम पीपल आम सबका क्या होता? बराबर होता नहीं होता? बोलो आया ना? बात क्लियर है सबको? कौवा और तोता लगभग देखो समान आकार के होते हैं, लेकिन कौवे का जीवन काल बताइए। कौवे का जीवन काल केवल 15 वर्ष, जबकि तोता लगभग 140 वर्ष। आम का वृक्ष 200 वर्ष और बताइए पीपल 2500 वर्ष। जबकि गलत है बरगद का, लेकिन अब क्या करूं, मैं तो मजबूरी है, ठीक। अच्छा, सबसे छोटा जीवन काल ध्यान सुनना जंतुओं में है ना, सबसे छोटा जीवन काल जो है वो किसका होता है? एक मे फ्लाई होती है, एक दिन के अंदर अंदर पूरा जीवन काल हो जाता है उस जन्म से लेके जनन मृत्यु सारे काम हो जाते हैं। सबसे छोटा जीवन काल। अब आप ये मत कहना सर ऐसे क्या जो सूक्ष्म जीव है, उनसे उनका उनसे भी कम है क्या? अरे नहीं, सूक्ष्म जीवों की तो बात ही खत्म हो गई। आ गई बात समझो? तो जंतुओं में मे फ्लाई है ना, लिख लो मे फ्लाई, एक दिन। और आज तक किसी जीव का जो सबसे बड़ा जीवन काल देखा गया है, जीव के मतलब बहुकोषीय जीव। आगे बात, ये बहुकोषीय जीव है भाई। आगे बात समझो? अगर तुम ज्यादा ही कड़ेस करो तो बहुकोषीय जीव, ठीक है, क्लियर है क्या? तो बहुकोषीय जीव में सबसे छोटा इसका सबसे बड़ा जो है वो मेटासिकोवा का है।
मेटासिकोआ। कार्बन डेटिंग के द्वारा इसकी एज मालूम की गई है, तो 12,000 साल तो हो चुकी है। 12,000 वर्ष तो हो चुकी है भाई। क्लियर है सबको? आ गई बात समझ में? बताइए भाई, कोई जीव कितना भी हो, बताओ प्रत्येक जीव की मृत्यु सुनिश्चित है या नहीं है? अतः सजीव क्या है बताइए? सजीव नश्वर यानी मोर्टल है। नश्वर का मतलब मोर्टल, ठीक। यद्यपि एकल कोश के जीव को अनश्वर माना जाता है। अनश्वर का मतलब इमोर्टल। आ गई बात समझ में? तो ध्यान रखना ये। बताओ कौन से जीव जो है वो इमोर्टल है, यानी आकार बढ़ते और विभाजन होते, लेकिन एक कंडीशन ध्यान रखना, अनुकूल अवस्था में। अगर कभी ज्यादा कुचल्ले कर दे तो सिंपल सी भाई, एक कोश के क्या है? इमोर्टल, वो मरते नहीं है, ठीक। लेकिन फिर भी अगर पूछे प्रतिकूल अनुकूल, तो फिर उस केस में ध्यान रखना पड़ेगा अनुकूल अवस्था में। बात क्लियर है सबको? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब जनन के प्रकार, तो भैया जनन के जो प्रकार है बताइए, 2 प्रकार होते हैं नहीं होते? यस और नो? एक तो होता है अलैंगिक और लैंगिक। बताओ ऐसी क्या कमी थी जो मैंने आपको नहीं बताई? सारी कहानी बताइए, नहीं बताई? कहाँ पे बताइए? चैप्टर का एड्रेस बता देता हूँ। लिविंग वर्ल्ड पढ़ाई थी ना, और क्या पढ़ाई थी, वहां पे पढ़ोगे आप। तो अब सुन लो दोबारा, क्योंकि स्टूडेंट प्रजाति क्या है, भूल जाती है, तो उसको पूरा याद दिलाना पड़ता है। तो सुनिएगा भाई, मुझे एक बार बताना बेटा, युग्मक क्या है? कोई भी अगुणित गुणसूत्रों युक्त संरचना युग्मक, यही है ना? फिर भी अगर क्लास हो तो लिख लो, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम, है ना, ये कहावत है। तो अगर कहीं पे अगर आप भूल भाल गए हो तो दोबारा लिख लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आ गई बात समझ में? तो अगुणित गुणसूत्रों युक्त संरचना, अगुणित गुणसूत्रों युक्त जननीय संरचना युग्मक कहलाती है। तो युग्मक क्या है भाई? अगुणित गुणसूत्रों युक्त जननीय संरचना। तो अब चाहे अगुणित कोई भी जननीय बीजाणु बन रहा है, युग्मक बन रहा है, बताओ वो युग्मक है या नहीं है? तो बताओ बहुत सारे जो निम्न जीव होते हैं वो क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। तो उनमें जो अलैंगिक बीजाणु बनेगा वो अगुणित ही तो होगा। बोलो आया ना? बताओ उस अगुणित लैंगिक बीजाणु को, अलैंगिक बीजाणु को भी हम युग्मक कह सकते हैं नहीं कह सकते? जो जननीय संरचना है, तो बताइए अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण होता नहीं होता? हो सकता है, होता है। क्योंकि युग्मक मतलब लैंगिक जनन बताई थी मैंने आपको। तो युग्म निर्माण हो सकता है लेकिन युग्मक संलयन नहीं होता, जबकि लैंगिक जनन में युग्म निर्माण होगा भी और युग्मक संलयन भी होगा। बात क्लियर सबको? दूसरी बात यह है कि बताइए भाई, जो अलैंगिक जनन है उसमें आनुवांशिक रूप से समान होते हैं जितने भी संतति, और जो जनक जो होते हैं, जनक वगैरह, वो सब एक दूसरे से समान होते हैं। आ गई बात समझ में? क्यों? क्योंकि उनमें मियोसिस नाम का विभाजन नहीं होता, क्योंकि मियोसिस में 2 घटनाएं होती है, क्रॉसिंग ओवर और इंडिपेंडेंट एशॉर्ट। तो वो आनुवांशिक भिन्नता उतरता ही है, तो या मियोसिस नहीं होगी, या तो माइटोसिस होगी या एमाइटोसिस होगी। माइटोसिस या एमाइटोसिस, समसूत्री या असूत्री विभाजन, ठीक। और बताओ एकल जन की होता नहीं होता है ये अलैंगिक जन? जबकि मुझे एक बार बताओ, लैंगिक जनन जो है द्विजन की होता है ना? अरे एकल भी हो सकता है और द्विज भी हो सकता है, क्योंकि अगर एक काय पर दोनों लिंग उपस्थित, नर और मादा लिंग, उभयलिंगाश्रयी अवस्था है, तो बताओ एकल जन की है नहीं? लेकिन अधिकांश द्विजन की होता है, ठीक है। दूसरा कौन सा विभाजन होगा भाई? समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों। ये थोड़ी केवल अर्धसूत्री से ही काम चल जाएगा। अरे अर्धसूत्री विभाजन हो युग्मक बने, फिर बाद में क्या बनेगा? युग्मन से भ्रूण वगैरह किसके द्वारा बनेंगे? समसूत्री विभाजन में। तो समसूत्री और अर्धसूत्री, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन हो रहा, बताओ आनुवांशिक रूप से भिन्नता है नहीं? अब निम्न जीवों में जनन की सामान्य, देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि निम्न जीवों में केवल कौन सा होता है जीवों के ना, मैं पूछ रहा हूँ निम्न जीवों में जनन की सामान्य प्रक्रिया कौन सी है? अलैंगिक जनन। और जो उच्च जीवों में जनन की सामान्य प्रक्रिया कौन सी है? क्या निम्न जीवों में लैंगिक जनन नहीं होता? होता है। जैसे बताओ डाई एटम डाइन्यूक्लियोटाइड।
लेकिन उनमें कब होता है, जब कोई परिस्थितियां परिवर्तित होने को होती है तो उनमें अनुकूलन के लिए होता है। बात क्लियर सबको। और जो है आपका उच्च जीवों में जनन की सामान्य प्रक्रिया कौन सी, अलैंगिक, वो लैंगिक जनन की, अलैंगिक नहीं होता, होता है? बताओ, वो आपने रनर शक्कर पढ़े नहीं पढ़े, राइजोम वगैरह बात क्लियर हो गई होगी सबको? यस और नो, कोई समस्या नहीं ना? देन तो देखो भाई, तो एक एकल जनकीय युग्म निर्माण से या युग्म निर्माण के अभाव में, लेकिन युग्मक संलयन नहीं होता। बात क्लियर है सबको? आ गई बात समझ में? उत्पन्न होने वाले जीव बताइए भाई, आनुवांशिक रूप से, आकार के आनुवांशिक रूप से समान है या नहीं है? क्लोन, ठीक क्लियर है भाई? अब जनक बताइए, जनक से अरूपांतरित या रूपांतरित भाग द्वारा, जैसे सपोज करो, क्या है इसका मतलब? सपोज करो जनक से कोई संरचना क्या हुई, कोई भाग कटा और कट के पृथक हो गया, जैसे खंडन वगैरह, बताइए नया जीव बन जाए नहीं बन जाए? हो सकता है कि कोई बीजाणु वगैरह बन रहा हो, तो बीजाणु वगैरह बताइए, कोई वो बीजाणु के रूप में थोड़ी है जनक, बताओ बीजाणु तो रूपांतरित संरचना है या नहीं है? कोई कलिका वगैरह बन जा रही है। बात क्लियर हुई सबको? तो बताओ, जनक के रूपांतरित या रूपांतरित भागों से द्वारा हो सकता है। ठीक, बताओ जनन की सामान्य विधि किसमें, जिनमें अपेक्षा सरल संगठन, जैसे मोनेना और प्रोटिस्टा। सामान्यतः सरल संगठन वाले बताइए, पादप जंतु, इनमें भी होता नहीं होता है? तो सामान्य प्रक्रिया है या नहीं है? आगे बात समझ में? लेकिन क्या इनमें यही होता है? क्या सामान्य बोला भाई, केवल थोड़ी बोला है। बात क्लियर हुई सबको? उच्च पादप भी बताइए इस प्रकार जनन करते नहीं करते, तो उसको हम क्या कहते हैं? कायिक जनन। बताया तो था मैंने, अलैंगिक, कायिक और वो। ले मक्खन ले जाए। आ गई बात समझ में? दूसरा हमारी देखो भाई, जनन की बताइए सरल और तीव्र विधि है या नहीं? सही बात है भाई, बताओ। ये सब बातें लिखी है नहीं लिखी हमने? क्योंकि अलैंगिक जनन में क्या होता है, फास्ट होता है जनन। आ गई बात समझिए? इसी कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, इसी पे एक बेस्ट बताऊंगा कि उच्च जीवों में क्यों जनन की प्रक्रिया लैंगिक हो गई है लैंगिक से। क्योंकि लैंगिक जनन थोड़ा सा धीमी गति से होता है। ठीक, उसका कारण बताएंगे, है ना? आपको ये एक एक चित्र एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आपको एक एक के जीवन काल पता होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आ गई बात समझ? क्योंकि एनसीईआरटी में चित्र दिए हुए हैं, सबके बारे में पूछ रहा हूँ। तो हाथी बताइए 60 से 90 वर्ष। आ गई बात समझ में? गुलाब 5 से 7 वर्ष का होता है। कुत्ता 25 से 30 वर्ष। तितली 1 से 2 सप्ताह। केले का वृक्ष 25 वर्ष। गाय 20 से 25। कौआ 15। तोता 140। और मगरमच्छ जो है 60। ये चावल का पौधा 3 से 4 महीने। ये गलत लिखा हुआ, 30 दिन। 14 दिन लिखो, या 2 सप्ताह। आ गई बात समझ में? बरगद का वर्ष 200 से 300, बताओ, कर दिया ना उल्टा? पीपल का होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे हम क्यों कड़ास करके हमें लड़ाई लड़नी है ना भाई? हमारा तो क्वेश्चन से होना चाहिए। घोड़ा 60 वर्ष, कछुआ 100 से 150 वर्ष। आपको ये सबके जीवन काल पता होना चाहिए। अब आप कैसे याद करते हो, आपकी परेशानी। क्यों? क्योंकि परेशानी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जितना ध्यान दोगे इस पे आते जाते, जितना पढ़ोगे उतना याद होगा। ये तो याद करने वाली बात। अब मैं 10 बार बोलता जब भी कोई बात नहीं पढ़ने वाली, कि याद तो आपको आते जाते। जब 2-5 दिन में टाइम मिले तभी जीवन काल इनके देख, ठीक है? आगे बात समझ में? चलो जी। अब बताइए अलैंगिक जनन की विधियां बताओ बेटा। द्विव विभाजन, आपने ऐसी कौन सी विधि है जो नहीं पढ़ी? मुझे तो इतना बता देना है। सारी पढ़ाई है नहीं पढ़ाई? द्विव विभाजन, बाइनरी विधि, मुकुलन, बीजाणु जनन, खंडन और कायिक जनन रोधन। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, बताइए। हाइड्रा होता है ना, हाइड्रा, बताओ उसमें कौन कौन सा होता है? बताओ, मुकुलन होता नहीं होता है? खंडन होता नहीं होता है? और और पुनरुद्भवन होता है? कौन लेकिन किसमें होता है? प्लेनेरिया। आगे प्लेनेरिया में। गर्मी, लेकिन पुनरुद्भवन भी होता नहीं होता? बोलो। तो मुकुलन होता है, खंडन होता है और पुनरुद्भवन। ध्यान रखना बेटा, ये ठीक है ना? क्लियर है? आ गई बात समझ में? मैंने क्या कुछ पॉइंट लिखे हुए, तो अगर भाई दिमाग में निकल जाए तो ध्यान तो रहे, इसलिए मॉड्यूल ये खोल के चल। तो द्विव विभाजन बताइए, मोनेरा, प्रोटिस्टा के, जैसे अमीबा, पैरामीशियम वगैरह। अच्छा, मैं यहाँ पे 3 ही प्रकार बताऊंगा, लेकिन चौथा प्रकार आपको सर वहां पे बताएंगे, क्योंकि जूलॉजी का एक उदाहरण है वहां पे। तो इसलिए एक वो ओब्लिक
बाइनरी फिजन सर बताएंगे जूलॉजी। ठीक है, क्लियर है क्या? अच्छा 12वीं किसकी चालू हुई, कौन कौन से सब्जेक्ट? फिजिक्स और जूलॉजी केमिस्ट्री सब में स्टार्ट हो गई। सब में हो गई सर। फिजिक्स और केमिस्ट्री से तो पहले होनी चाहिए थी हमारे। कोई बात नहीं, सर उन्होंने कुछ चैप्टर छोड़ दिए, फिर 12th सीरीज दे रखी थी ऐसे ही। जूलॉजी में हो जाएगी, हो गई। हो गया सर। तो बताइए कई एक कोश के जीवों में होता नहीं होता? क्रिया विधि बताओ, ऐसा क्या है जो आपको पता नहीं है? बोलो आयन। मैं फिर आपको बात याद दिला दूं, बताओ द्वितीय विभाजन में जनक कोशिका को अस्तित्व रहता है क्या? नहीं रहता। मुकुलन के पश्चात अस्तित्व रहता नहीं रहता है? ये पता है नहीं पता है? बताओ, ये सारी बातें बोली थी नहीं बोली थी आप लोगों को? यस और नो? तो संपूर्ण जनक काय बताइए जननी इकाई का निर्माण करती है, बात क्लियर सबको? और बताइए फाइनली बताओ केंद्रक द्रव्य और कोशक द्रव्य विभाजन एक साथ हो जाता नहीं हो जाता? बोलो आया ना? आगे बात में साइमल्टेनियस, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है। बताओ इसके अंतर्गत जीवाणु में सूत्री विभाजन, ईस्ट में अमीबा का समसूत्री विभाजन, ये क्या है? बात सुनना मेरी बात को, इम्पोर्टेंट है। अरे एक बार बताओ, आनुवांशिक पदार्थ बताओ समान रूप से वितरित हो रहा नहीं है? बोलो आया ना? हो रहा है ना? तो इसे निम्न जीवों का समसूत्री विभाजन भी कह सकते नहीं कह सकते? बोलो आया ना? निम्न जीवों का समसूत्री विभाजन भी कह सकते। क्या ये समसूत्री विभाजन है क्या? नहीं। अरे आनुवांशिक पदार्थ समान वितरण होने के कारण बताइए इसे हम क्या कह सकते हैं? निम्न जीवों का समसूत्री विभाजन भी कह सकते हैं। तो देखो जीवाणु में तो असूत्री विभाजन, आगे बात वही असूत्री कहेंगे समसूत्री। और बताओ ईस्ट और अमीबा में केंद्रक होता नहीं होता? बोलो आया ना? आगे बात समझ। तो बताइए आनुवांशिक पदार्थ समान वितरण होने के कारण निम्न यूकेरियोट्स या एक कोष के यूकेरियोट्स का समसूत्री विभाजन भी कह सकते हैं। किंतु है क्या ये? है तो असूत्री, लेकिन आनुवांशिक पदार्थ समान वितरण होने के आधार पर इसे एक कोष के यूकेरियोट्स का समसूत्री भी कह सकते हैं। कह सकते हैं, इन शब्दों को गौर करो, कहते नहीं है, कह सकते हैं। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को? अब ध्यान से सुनना भाई। बताइए सरल विभाजन, सरल जो होता है, सरल में क्या होता है? ये किसी भी अक्ष के थ्रू हो सकता है, ठीक है? अनियमित भी बोलते हैं। आगे बात समझ। सिंपल बाइनरी फिजन ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट उदाहरण ध्यान रखना। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, सरल या अनियमित। बताइए अनियमित आकृति का कौन अमीबा है या नहीं? अमीबा में अनियमित होगा। दूसरा बताइए लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य होता है यूग्लिना में? बोलो आया ना? बाकी जितने सम्मान अनुप्रस्थ कर। एक ओब्लिक वाला बताएंगे आपको, जो सीरेशियम वगैरह हम बताएंगे, जो जूलॉजी की मॉड्यूल में मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या? आई बात समझ में? तो मत कहना सर जूलो बॉटनी वालों ने 3 ही बताया, वहां पे देखो 4 बताए। सर कौन सा सही है? जूलॉजी वाला आप वाला? अरे वो भी सही है। आगे बात है, क्योंकि चौथा उनके उसमें दिया हुआ। तो मैं सुनो 3 होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है? तो विभाजन तल के आधार पर बताइए भाई, स्टार मार्क कर लेना। तो बताओ सरल जो है, सरल को बताइए अनियमित भी कहते हैं नहीं कहते हैं? तो बताओ ये अमीबा में
अनुदैर्ध्य बताइए भाई, किसमें युगली नाम बताओ भाई, लंबवत तल के अकॉर्डिंग होगा नहीं होगा। बाकी सब में कौन सा हो गया बताइए, अनुप्रस्थ। बात क्लियर है सबको, यस और नो। बाकी एक ऑब्लिक वाला भी बताएंगे जो सर आपको वहां पे लिखवाएंगे, ठीक है ना, क्लियर है भाई सबको, यस और नो। यस सर। ऑब्लिक बाइनरी फिजन सीरेशियम में बताएंगे। ऑब्लिक का मतलब तिरछा, कुछ ऐसा ही है, तो मैं आपको बता दूं ऑब्लिक बाइनरी फिजन जूलॉजी वाले मॉड्यूल में बताया होगा ना सर ने? अभी बताएंगे सर। हाँ, तो ऑब्लिक बाइनरी फिजन जो है वो सीरेशियम में बताएंगे। और सीरेशियम बताइए एक डायनोफ्लैजिलेट है या नहीं? सभी डायनोफ्लैजिलेट में नहीं होता, केवल सीरेशियम में। बताओ, मैंने बताया था नहीं बताया था? जैविक बल बोलो, आया ना? तो सरल या अनियमित, सरल अनियमित बोलते तो पता चल जा रहा है अमीबा में। और अनुदैर्ध्य लंबवत किसमें, युगली नाम खूब भर भर के पढ़ी हमने। और बाकी सब में अनुप्रस्थ, एक ऑब्लिक वाला जो है वो सीरेशियम। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो जी, मुकुलन बताइए भाई, मुकुलन में क्या होता है? एक कोश के जीव जैसे ईस्ट, लेकिन आप ध्यान रखो भाई हाइड्रा में भी होता है। बोलो, आया ना? अब वही बताइए, कलिका निकल रही है, पृथक हो रही है, तो बताओ भाई विभाजन के पश्चात जो है जनक कोशिका का अस्तित्व रहता नहीं रहता? तो देखो, क्यों विभाजन से भिन्न होता नहीं होता है? क्योंकि असमान होगा। और बताइए जनक पैतृक कोशिका विद्यमान रहती है नहीं रहती है? तो भाई द्विविभाजन से भिन्न है या नहीं है? कि द्विविभाजन में तो क्या होता है, समान होता है। आ गई बात समझ में? अरे द्विविभाजन में तो क्या होगा, समान होगा नहीं होगा? बोलो, आए ना? और जनक कोशिका का अस्तित्व नहीं रहता। आ गई बात समझ में? जनक कोशिका, बताओ ये सब बातें बताई थी नहीं बताई थी? आपको ऐसा लग रहा होगा इसे भी रिवीजन ही करवा रहे हैं, अब हकीकत में है या नहीं? जनक कोशिका विद्यमान नहीं रहती, जबकि बताइए इसमें क्या रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी? असमान होगा और जनक कोशिका विद्यमान रहती है। बीजाणु जनन, बताओ बीजाणु इतना भर भर के पढ़ा हमने, इतना भर भर के पढ़ा है, ये तो बावड़ा हो जाएगा, इतना तो है ही नहीं इसमें। बोलो, आया ना? हमने कब को में पढ़ा? बोलो, यस और नो। जूस फॉर धानी बीजाणु कॉनिडिया वगैरह तो कम था, जरूरी है आज ही हम पढ़े तभी कार पड़ेगी? बताओ, है ना? सवालों में हमने खूब भर भर के पढ़ी है। बोलो, यस और नो। इसलिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जैसे चल बीजाणु कॉनिडिया, अरे ये तक चल बीजाणु कॉनिडिया हमने जाने क्या क्या पढ़ लिया है, यस और नो। तो चल बीजाणु बताओ गतिशील अंतर्जात, क्योंकि भाई अंदर ही बनते हैं वो बीजाणु के अंदर। आगे बात, एक कोश की हरे सवाल देखो भाई, क्लेमाइडोमोनास उदाहरण दिया हुआ नहीं दिया हुआ है? पिरामिड नुमा होता है वही अगरबत्ती का साफ। बोलो, आया ना? खूब पढ़ाया नहीं पढ़ाया आपको? कॉनिडिया बताइए भाई, अचल बीजाणु है नहीं है? और बहिर्जात होते हैं नहीं होते? बोलो, आया ना? ये क्या बताएगा? बताओ कवकों में उत्पन्न होने वाले सबसे सामान्य अलैंगिक बीजाणु। तो अब ये लाइन पूछ सकता है, एनसीईआरटी लिखी हुई लाइन। बता भाई कवकों में सबसे सामान्य बीजाणु कौन सा? आप हो सर, अब मैं तो ये तो पता ही नहीं, चल बीजाणु बताए थे आपने, अचल भी बताए थे, हम कैसे मान लें? अरे मैंने कहा था ना, कॉनिडिया अधिकांश कवक वर्गों में बनता है। बोलो, आया ना? बात क्लियर हो गई सबको, यस और नो? दूसरा, अमीबा, ध्यान से सुनना भाई, अमीबा में पता है क्या होता है? बताओ, कूटपाद होते नहीं होते? सुनो, अमीबा में क्या होता है बेटा, जब ये प्रतिकूल अवस्था आती है ना, अवस्था ऐसा है क्या होता है, वो जो कूटपाद वगैरह, क्योंकि भाई वो झिल्ली अनियमित है इसलिए फैली हुई, तो वो सब इकट्ठे हो जाते हैं, चारों तरफ क्या हो जाती है, एक मोटी भित्ति युक्त संरचना बन जाती है। ठीक है, क्लियर? तो मोटी भित्ति युक्त जो संरचना है उसको हम क्या कहेंगे? अब सिस्ट, क्या कहते हैं? सिस्ट। अब वो सिस्ट में जो अनुकूल अवस्था आती है ना, अनुकूल अवस्था के टाइम क्या होता है, उसमें मल्टीपल फिजन होता है। आ गई बात से? मल्टीपल फिजन को हिंदी में क्या कहेंगे हम? बहुखंड। क्या होता है? बहुखंडन। ठीक है, क्लियर है? आ गई बात है? और फिर वो जो है अनुकूल अवस्था आएगी तो भित्ति तो हटी जाएगी, और वो अब जो नए नए बीजाणु बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे? उनको बताइए, कूटपाद को हम क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया बोलते हैं नहीं बोलते? तो कूटपाद बीजाणु को हम क्या कहेंगे? स्यूडोपोडियो, इसको हम क्या कहेंगे? या कूट बीजाणु। बात क्लियर है सबको? या सूक्ष्म अमीबा कह सकते हैं नहीं कह सकते? बोलो, हाँ या नहीं? बात क्लियर है सबको? इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। आ गई बात समझ में? तो देखो सिस्ट, ठीक है, प्रतिकूल अवस्था में। बात क्लियर सबको? त्रिस्तरीय कठोर आवरण होता है नहीं होता है?
दूसरा कुटी भवन कहेंगे नहीं कहेंगे, यानी कुटी भवन शिष्ट निर्माण को हम क्या कहते हैं भाई, कुटी का बनने की प्रक्रिया क्या कहेंगे, कुटी भवन। बात क्लियर है सबको, आगे बात है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एनसिस्टेशन। क्या बोलते हैं भाई, एनसिस्टेशन। इंग्लिश में इसलिए लिखवा रहा हूँ, ध्यान रखना। एनसिस्टमेंट या एनसिस्टेशन भी कह सकते हैं। क्लियर है सबको। दूसरा देखो भाई, जब प्रतिकूल परिस्थितियां वापस आती है, अरे नहीं आती नहीं है, प्रतिकूल अवस्था वापस जाती है, ठीक है ना। आती का क्या काम, अब तो जाती। ठीक है, क्लियर है क्या। तो ये पुट्टी बुद्ध अमीबा में बताइए क्या होता है, बहुखंडन। बहुखंडन का मतलब मल्टीपल फ्यूजन। बात क्लियर है सबको। मल्टीपल फ्यूजन। और बताओ, अनेक सूक्ष्म अमीबा या कूटपाद बीजाणुओं का निर्माण होता है। कूटपाद बीजाणु पता है हम क्या कहेंगे, कूटपाद सूडोपोडिया, और बीजाणु स्पोर सूडोपोडियस। खंडन बताइए भाई, बताओ, तंतु में जीवों का नहीं होगा, बताओ मोसेस की प्रोटोन तंतु में होती है नहीं होती है, किससे? तरुण अवस्था है नहीं है। वे ब्रायोफाइट जिनमें तरुण अवस्था हरीवे तंतु में होती है, कौन से होते हैं, मोसेस। क्या कहते हैं, अब ऐसे घुमा के पूछ लेता है, अरे सर ये डाउट पता नहीं क्या, अरे यार बुद्धि का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हो भाई, है नहीं है, डाउट पूछो, लेकिन कॉमन। तो बताइए भाई, अलैंगिक जनन का रूप है, तो देखो भाई, शैवाल तंतु में कवक हाइड्रा, बोलो आया ना, वह हाइड्रा देखो लिखा हुआ है, नहीं लिखा, लिखा हुआ है ना खंडन। मुकुलन वहां पे लिखा हुआ था 11वीं में, खंडन यहाँ पे, और पुनरुत भवन भी होता है, बोलो आया ना। हाँ जी। पुनरुत भवन, वही कलिका जो पृथक हो रही है ना, कलिका बन रही है उसको तो बोल रहे हैं मुकुलन, अब पृथक होकर नया जीव बना रही है उसको पुनरुत भवन, और कुछ। बात क्लियर है सबको। जबकि वास्तविक पुनरुत भवन किसमें, प्लेनेरिया चपटा कर। कायिक प्रवर्धन जनन, तो उच्च पादपों में जो अलैंगिक जनन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बताइए भाई। कायिक जनन कहते हैं नहीं कहते हैं, बोलो आया ना। आ गई बात समझ में। अब ध्यान से सुनना भाई, अनुकूल अवस्था में जैसे कोई भी कलिका है, कोई है ना, जो सपोज करो कोई कलिका युक्त संरचना पृथक हो जा रही है और उससे नया पादप बन जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कायिक जनन। ठीक, आ गई बात समझ में। तो मुझे ये बताओ, सामान्य जो ऋतु है वो कौन सी कायिक जनन की, वो है बरसात का मौसम, बोलो आया ना। अरे कलिका वगैरह तभी तो अंकुरित होगी है, कोई पादप की टहनी काट के आप दूसरे को लगा दे रहे हो, बताओ बरसात के मौसम में तो लगाते हो आप। ठीक, तो बताइए कायिक जनन किसमें बेटा, उच्च पादपों में, किसमें बेटा, उच्च पादपों में। आगे बात समझ में। उच्च पादपों में लैंगिक जनन को हम क्या बोलते हैं, कायिक जनन, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो देखो, उपयुक्त पर्यावरणीय परिस्थितियों में बताइए, पादप का एक कायिक भाग मात्र काय से अलग हो जाता है तथा नए स्वतंत्र पादप का निर्माण करता है। बियोज्य, बियोज्य यानी, बियोज का मतलब पृथक, पृथक कायिक भाग जो कायिक प्रवर्धन में सम्मिलित है, बताइए उसको हम क्या कहेंगे, कायिक प्रवर्ध कहेंगे नहीं कहेंगे, बोलो आया ना। बात क्लियर है सबको, यस और नो। कायिक प्रवर्ध को हिंदी में बता, अंग्रेजी में बताया क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेटिव। ठीक। बताइए इसमें क्या होनी चाहिए, इसमें जो कंडीशन है बताओ भाई, इसमें कलिका उपस्थित होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बोलो आया ना। कि कलिका में तो विभज्योतक होगा, कलिका जरूर उपस्थित होनी चाहिए, कलिका शुड बी प्रेजेंट हो हिंदी में, इंग्लिश में कितना शॉर्ट में बोल दिया, कलिका उपस्थित होनी चाहिए, ये जरूरी है। तो कायिक जनन की प्राकृतिक विधिया और कृत्रिम विधिया, कृत्रिम विधियों को हम उद्यानीय विधि कहते हैं। उद्यानीय विधि को, उद्यानीय को पता है अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर।
उद्यानियों को, अरे उद्यान, हॉर्टिकल्चर। आ गई बात समझ? Horticulture. तो बताओ कौन कौन सी? कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। अब सुन लेना मेरी बात को, आप पीछे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो वहां पे कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग इनके क्वेश्चन मिले, कतई लोड लेने की जरूरत नहीं। पहले हम पूरा भर भर के पढ़ाते थे, लेकिन अब क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर नहीं। और आप देख लेना एनसीईआरटी खोल के, अगर आपको कहीं कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग का दिया हुआ है, लेकिन क्या है कि पुराने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वो जो क्वेश्चन है जबरदस्ती क्या है कि हटाए तो है नहीं, तो इसलिए उनको लेके परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बात क्लियर है सबको? तो लेकिन मैं आपको केवल नाम बता देता हूँ, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और माइक्रो प्रोपेगेशन। आपको इनके बारे में कोई भी फालतू टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप। आ गई बात समझ? माइक्रो प्रोपेगेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है बताइए? पादप ऊतक संवर्धन द्वारा कायिक जनन। अरे प्रयोगशाला में बताइए, पादप ऊतक संवर्धन द्वारा हम क्या कर रहे हैं? नए पादप बना रहे हैं काय भाग लेके, उसको हम क्या कहेंगे? सूक्ष्म प्रवर्धन या फिर माइक्रो प्रोपेगेशन कहेंगे, नहीं कहेंगे? बोलो आया नहीं? Yes, sir. पादप ऊतक संवर्धन द्वारा यानी प्लांट टिश्यू कल्चर द्वारा। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? यस और नो? तो देखो कायिक जनन की विधियां, अब देखते जाओ यहाँ पे। पादप को हम कायिक जनन प्राकृतिक विधि बताओ। तना, भूमिगत तना, उपवायवीय तना, वायवीय तना, पृथक कलिका। पत्रक कलिका पता है क्या होती है? बल्बिल्स। क्या होती है? और आप लोगों ने जब बायोलॉजी में क्वेश्चन सोल्व करा था, बल्बिल दिया हुआ था, है ना? तो मैंने कहा था बेटा वो 12वीं के पहले चैप्टर में आएगा बल्बिल, ठीक है? तो देखो भूमिगत तना, भूमिगत तना में कंद, प्रकंद और सलकंद। बोलो आया ना? तो कंद, आलू, प्रकंद, केला, अदरक, सलकंद, प्याज, लहसुन। बताओ नहीं पढ़ा आपने? ऐसा भर भर के पढ़ा है जो ये तो कुछ भी नहीं है। यस पाइप कितना बताओ? अब भूस्तारी का अंत भूस्तारी है ना, थोड़ा गड़बड़ मिले मामले। राइजोम, शकर और स्टोलन। ठीक है, क्लियर है क्या? और ऑफसेट जो है वो तो जलीय पादपों में होता है, क्योंकि यहाँ तो स्थलीय के बारे में। तो इकॉर्निया और पिस्टिया, देखो भाई ये ऑफसेट है या नहीं? अब मैं इसको ऑफसेट लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं तो उदाहरण के आधार बोल रहा हूँ। ट्राइसेंथेमम अनानास, बताइए भाई क्या है वो? शकर। बोलो आया ना? और ये ऊपरी बताओ ये क्या है? ऊपरी, अब ये ऊपरी भूस्तारी वास्तव में क्या है? ये है आपका रनर। क्या है बताओ? घासों में रनर होता नहीं होता है, जबकि स्टोलन और होता है। अब ये तो नालायक है, ये हिंदी तो तुम जान रहे हो हिंदी में कितनी बिंदी लगा रखी है इन शब्दों में। इसलिए मैंने आपसे एक बात कही थी कि अगर इनसे संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो अंग्रेजी वाला शब्द जरूर देख लेना एक बार, अंत भूस्तारी भूस्तारी, क्योंकि बेटा इसमें ऊपर नीचे कर रखी सारी कहानी है ना, तो अंग्रेजी वाला हो गया। और स्टोलन बताइए, मिंट वगैरह में पाया जाता है। आ गई बात? पाई भी ना बताओ, गन्ना ओपन चारे गन्ने में पुदीना। वो होता है ना, अलग अलग खंड होते हैं नहीं होते हैं? तो अगर उसके सपोज करो ये गन्ना है, अब सपोज करो ये बताइए परु संधि परु है नहीं है, अगर आप गन्ने का ये भाग ले लो, ठीक, लेकिन इसको बताओ बगल में एक है ना जो एक थोड़ा सा उभार सा होता है, गोली गोली सी होती है, तो वो क्या होती है? वो कलिका ही तो इस भाग को अगर हम पृथक कर ले और जमीन में गाड़ दे, बताओ नया पादप बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बन जाएगा, पादप बनेगा। आ गई बात समझ में? बोलो आया ना? तो बताइए, जो भी कोई वायवीय तना ले रहे हो आप, उसमें कम से कम क्या होना चाहिए? प्रत्येक खंड में कलिका उपस्थित होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? और मूल, डहलिया और शकरकंद। देखो मैंने डहलिया लिखवाया था, नहीं लिखवाया था? जानबूझ के लिखवाए थे मैंने, 12वीं के पहले चैप्टर मिलेंगे डहलिया और शकरकंद। बताइए ये कायिक जनन करती है नहीं करती? और एक शीशम भी। हाँ सर। बोलो आया ना? हाँ सर। तो ये सब है ना, ये दी हुई है। अब ये है बल्बिल। आ गई बात समझ में? अगेयो में, अगेयो की पत्रक कलिका देखो ये दी हुई है नहीं दी हुई है? आई बात समझ में? तो अब ध्यान से सुनना भाई, पत्रक कलिका क्या होती है?
बल्बिल। मासल जो कलिका होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मासल जो कलिका होती है उसको बोलते हैं हम बल्बिल। बात क्लियर है भाई सबको? यस और नो? देखो, बड़ी मासल कलिका, ठीक है भाई। अब दूसरी बात ध्यान से सुनना, ये जो अगेव होता है ना, अगेव, इसमें क्या होता है सुनिएगा, है ना, अगेव में क्या होता है कि पुष्पीय कलिका होती है ना, पुष्पीय कलिका। लेकिन प्रतिकूल अवस्था आ जाती है ना, तो पुष्पीय कलिका अंकुरित नहीं हो पाई, यानी पुष्प नहीं बना। तो वो क्या होती है, वो पुष्पीय कलिका ही किसमें परिवर्तित हो गई? बल्बिल में पत्रक कलिका में परिवर्तित हो जाती है। ठीक, और वो जब बरसात का मौसम आता है तो पृथक होकर नया पादप बना लेती है। बात की। तो बताइए पुष्पीय कलिका क्या थी? जननीय संरचना थी, नहीं थी। और पत्रक कलिका क्या है बताइए? कायिक संरचना है। बताओ, अगेव में जो पत्रक कलिका है वो किसका रूपांतरण? बताओ, जननीय संरचना का रूपांतरण है। तो है ना, आ गई बात समझ? तो लिखो, अगेव में पुष्पीय कलिका प्रतिकूल अवस्था में बल्बिल में रूपांतरित। अर्थात जननीय संरचना कायिक संरचना में रूपांतरित। बात क्लियर है भाई? अर्थात जननीय संरचना का कायिक संरचना में रूपांतरण। बात क्लियर है सबको? बोलो आया ना, ध्यान रखना, है ना। दूसरा मैं आपको बता दूं बेटा, जो जलीय पादप होते हैं ना बेटा, तो जलीय पादपों में जो ये मासल कलिका होती है ना, उसको हम बोलते हैं ट्यूरियन। क्या बोलते हैं? ट्यूरियन। वैसे मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है केवल अगेव में ही होती है, डायोस्कोरिया वगैरह में भी होती है। आ गई बात समझ में? और ये क्या नाम है, ऑक्जेलिस, अनाना, लिली, इनमें भी पत्रक कलिकाएं उपस्थित होती है। लेकिन अगेव का दिया हुआ तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं दिया हुआ। एक लिख लो बेटा, जलीय पादपों में, पीछे क्वेश्चन मिलेगा, जलीय पादपों में मासल कलिका को ट्यूरियन कहते हैं। जैसे एग्जांपल बताऊं, पोटोमैंगेटोन, जलमग्न जलोद्भिद है या नहीं? अरे पढ़ाए थे ना मैंने, पढ़ाए थे। जैसे एग्जांपल, पोटामैंगेटोन, यूट्रिकुलेरिया। आ गई बात समझ में? दूसरा देखो भाई, ये भूस्तारी का देखो, पर्णाधार बताइए मासल फूला हुआ है या नहीं? वो पर्णवृंत बताइए भाई, फूला हुआ है या नहीं है? तो आपको मैंने वहां पे लिखवाया था, नहीं लिखवाया था कि पर्णवृंत जो है वो मासल होता है फूला हुआ? तो वो मैंने आपको बताया था किसमें? इकोर्निया में। बताया था नहीं बताया था? या जल शोक में? बोलो आया ना, क्योंकि एनसीईआरटी में आगे चित्र बना हुआ है। क्लियर है सबको? दूसरा बताइए भाई, कोई भी जो गन्ने के वायवीय प्ररोम प्रवर्धन हो रहा है, तो बताइए भाई प्रत्येक खंड में क्या होना चाहिए? प्रत्येक खंड में एक कलिका जरूर उपस्थित होनी चाहिए। बात क्लियर है सबको? यस और नो? प्रत्येक खंड में एक कलिका जरूर उपस्थित होनी चाहिए। आ गई बात समझ में? समुद्र शोक के बारे में कहानी पढ़ेंगे, अब कोई अगली क्लास में पढ़ लेंगे, है ना।
बहुत हो गया यार, बोलते बोलते मैं कुछ भी गड़े। ठीक है जी, तो अगली क्लास में ये खत्म कर देंगे और फिर बाद में नया चैप्टर शुरू कर लेंगे। टेस्ट वेस्ट कब 9 तारीख को है? उसमें तो आ रहा है जनरल। अब देखो सही तो यही है, इतनी स्पीड में हो सकता है बराबर तो कह। चलो जनसंख्या आ गई है दूसरे। ठीक है भाई, बाय बाय। ओके सर। ओके सर। नमस्ते सर। बाय। थैंक यू सर। और खुदा।